हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, ईंट, मनके और अस्थियां। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्यतः हम इसमें चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चर्चा करते हैं और ये इसके ऊपर हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसके हमने सिलेबस की चर्चा की थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं। साथ ही हमने जाना था ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना था एवं भारत का जो इतिहास है उसका कितने भागों में विभाजन किया गया है और किस आधार पर किया गया है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के बुक के फर्स्ट चैप्टर की। इसके अंदर टोटल 11 बिंदु दिए गए हैं और एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है आरंभ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो संस्कृतियां थी, हड़प्पा संस्कृति थी, उनके बारे में हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है निर्वाह के तरीके। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सिंधुवासी है वह अपना जीवन यापन कैसे करते थे, अर्थात वह क्या उत्पादन करते थे। ठीक है। साथ ही हम उनकी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानेंगे। तीसरा है मोहनजोदाड़ो। तो देखिए हम यहाँ पर जानेंगे कि मोहनजोदाड़ो का जो नगर नियोजन है और इसी शहर के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो कैसा था, यहाँ पर नालों का निर्माण कैसे होता था। साथ ही गृह स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, दुर्ग के बारे में जानेंगे। चौथा टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सामाजिक विभाजन है उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं थी और उन विभिन्नताओं का जो हम आधार है वह मानेंगे समाधान को। विलासिता यानी लग्जरी जो वस्तुएं मिली हैं उनको मानेंगे। इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक भिन्नताएं थी उनका हम अवलोकन करेंगे। पांचवा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो यहाँ पर हम उत्पादन केंद्रों की जो पहचान है वह कैसे की गई, शिल्प उत्पादन केंद्रों की। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से शिल्प का उत्पादन होता था उसकी हम चर्चा करेंगे। छठा टॉपिक है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। इसके अंतर्गत मुख्यतः हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम चर्चा करेंगे। सातवां टॉपिक है मोहरे, लिपि और बाट। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख पुरावस्तु है वह है मोहरे, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है जिसमें चित्रों के माध्यम से कुछ लिखा गया है इन मोहरों के ऊपर ही, और यह लिपि चित्रात्मक लिपि के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके यानी अपठनीय है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों से हमें जो बाट मिले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आठवां टॉपिक है हमारा प्राचीन सत्ता। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजतंत्र विद्यमान था या लोकतंत्र विद्यमान था, ठीक है, किस प्रकार से वह अपना शासन करते थे। साथ ही प्रसाद यानी उनके भवन की हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि इस सभ्यता का है वह अंत कैसे हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। 10वां जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर वह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसमें कनिंगम का क्या योगदान रहा था। साथ ही 1921 ईस्वी में जो सबसे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया था हड़प्पा का वह किसके द्वारा किया गया था, उन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। जब इस सभ्यता की खोज की गई तो इस सभ्यता की व्याख्या करने में कुछ समस्याएं आई, खास करके पुरातत्वविदों को, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खोजों का वर्गीकरण किया या इसकी व्याख्या करने में उनको क्या क्या समस्याएं, तो अतीत को जोड़कर उनको पूरा करने की क्या क्या समस्याएं आती हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें टोटल ये 11 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामान्य परिचय की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस किस नामों से जाना जाता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके कालक्रम की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है और इसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पारिभाषिक शब्द और अन्य नाम की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ, एक संस्कृति और एक सभ्यता। तो इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आती है ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल में भी खूब सारी संस्कृतियां मिली हैं हमें, जैसे जारवे संस्कृति है, ठीक है, आहड़ संस्कृति है, बनास संस्कृति है, तो ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां मिली हैं।
तो इनके नाम के आगे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है संस्कृति। लेकिन हड़प्पा के लिए सभ्यता और संस्कृति दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सबसे पहले सभ्यता शब्द का जो प्रयोग किया गया था, हम भारतीय इतिहास की बात करें तो वह सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए किया गया था। तो उसके पीछे क्या रीजन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का अर्थ क्या होता है, अर्थात इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो जब भी हम सभ्यता की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं उनके मूर्त रूप की, जिन्हें हम देख सकें, जैसे शहरीकरण है, लिखित भाषा है या भौतिक संरचनाएं, इमारतें, सड़क वगैरह, ये सब है सभ्यता के प्रारूप हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं अमूर्त रूप की चर्चा करते हैं, जैसे लोगों की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, कला जिसमें नृत्य या संगीत आ जाते हैं, साहित्य आ जाते हैं, भाषा आ जाती है जिसमें मौखिक भाषा आती है, जबकि लिखित भाषा किस में आ जाती है, सभ्यता के अंतर्गत आ जाती है। लोगों का धार्मिक विश्वास है, उनकी सामाजिक आदतें हैं जैसे खान पान की आदतें, तो ये सब आ जाती है संस्कृति में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं तो भारतीय संस्कृति में हम चर्चा करते हैं लोगों की मान्यताएं, भारत का जो धार्मिक विश्वास है, रीति रिवाज, कला, नृत्य, संगीत, अर्थात हम अमूर्त जो बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। और यदि हम सभ्यता की चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे मूर्त रूप। मूर्त रूप से तात्पर्य होता है जिनको हम देख सके और जिनको हम देख नहीं सकते, जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अमूर्त। यह हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज का जो हार्डवेयर है वह होती है सभ्यता और सॉफ्टवेयर है वह होती है संस्कृति। इसके अतिरिक्त संस्कृति है ये अपने मूल तत्वों को बनाए रखते हुए इसका जो विस्तार है वह सदियों तक रहता है, जबकि सभ्यता है ये अक्सर बाहरी प्रभाव और तकनीकी बदलावों के कारण इसमें तेजी से बदलाव आता है। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, भारतीय संस्कृति की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, तकनीकी बदलाव आते हैं या कोई बाह्य प्रभाव की वजह से सभ्यता में अक्सर बदलाव होते रहते हैं। अगर आज से आप 50 साल पहले देखोगे तो हमारा जो शहरीकरण था वह उस आपको अलग मिलेगा, नगर नियोजन आपको अलग मिलेगा, मकानों के डिजाइन आपको अलग मिलेंगे, सड़कों की स्थिति आपको अलग मिलेगी। तो ये उसका भारी स्वरूप है जो तकनीकी बदलाव के कारण अक्सर बदलता रहता है। लेकिन अगर हम संस्कृति की बात करें तो आज भी हमारा धार्मिक विश्वास वही है, हमारे रीति रिवाज वही है, यानी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सभ्यता में बदलाव आ गया। अर्थात जो संस्कृति है इसका जो डेवलपमेंट होता है वह भी काफ़ी समय लगता है इसमें, और इसका जो डिक्लाइन होता है उसमें भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन यदि हम बात करें सभ्यता की तो इसका डेवलपमेंट और डिक्लाइन दोनों ही जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी प्रभावों और तकनीकी का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो जब भी हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं उसके शहरी नियोजन की, नगर नियोजन की चर्चा करते हैं, उनकी उन्नत जल निकास प्रणाली की हम चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं उनके व्यापारिक नेटवर्क की चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं उनकी लेखन प्रणाली की चर्चा करते हैं सभ्यता के अंतर्गत, और उनके शासन की चर्चा करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो जब भी हम हड़प्पा संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कला की चर्चा करते हैं, वहाँ के शिल्प की चर्चा करते हैं, वहाँ के वास्तुकला की चर्चा करते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक संगठन था हम उसकी चर्चा करते हैं, सिंधु वासियों के धार्मिक विश्वास की चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक संस्कृति की हम बात करें तो उनकी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, उपकरण, मोहरे और आभूषण की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उपकरण, मोहरे और आभूषण है ये हमारी संस्कृति से हमें परिचित करवाते हैं। आप किसी की भी वेशभूषा और उसके आभूषण देख के कह सकते हैं कि ये किस संस्कृति से बिलोंग करता है। देखिए, हड़प्पा के लिए सबसे पहले सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि इससे पहले जो भी हमें संस्कृतियां मिली हैं या जो भी हमें स्थल मिले हैं ताम्रपाषाण काल में, उनके लिए हमने प्रयोग किया है संस्कृति शब्द का। यहाँ पर हम चर्चा करें ताम्रपाषाण संस्कृतियों की चर्चा करें तो इसमें बहुत सारी संस्कृतियों की हम चर्चा करेंगे, जैसे जारवे हो गया, मेहरगढ़ है, जोधपुरा गणेश्वर है, इसके अलावा बालाथल हो गया। तो ये जितनी भी संस्कृतियां मिली हैं इन संस्कृतियों में आप देखेंगे कि इन सभी में एक रूपता की कमी है। यहाँ का आपको मकान या भवन अलग तरीके के मिलेंगे, गणेश्वर में अलग तरीके के मिलेंगे, ठीक है, बालाथल में अलग तरीके के मिलेंगे, जारवे में अलग तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रूपता की कमी दिखाई देती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थान मिले, चाहे इसमें हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, राखीगढ़ी हो, कालीबंगा हो, कोई भी स्थान हो, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका नगर नियोजन एक जैसा था, इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वह एक जैसी थी। और यही रीजन है
कि हड़प्पा के लिए सबसे पहले सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे पहले हम प्रयोग करते हैं ताम्रपाषाण काल में संस्कृति का। अब हम चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविद है वह हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए, पुरातत्वविद के अनुसार संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं की एक विशिष्ट शैली होती है, जिसमें सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और इनका संबंध एक कालखंड से होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए हुए हैं, एक विशिष्ट शैली की पुरावस्तुएं, दूसरा दिया हुआ है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा दिया हुआ है कालखंड। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं विशिष्ट शैली की जो पुरावस्तु हैं उनकी हम चर्चा करें तो उनमें आ जाती है मोहरें आ जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह है उनकी मोहरें हैं, और इन मोहरों की आप विशेषता देखोगे तो यहाँ पर आपको एक जानवर का चित्र दिखाई देगा, इसके ऊपर एक लिपि लिखी हुई मिलेगी आपको। ये जितने भी मोहरे हैं आपको वर्गाकार आकार में मिलेंगे, और एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है सेलखड़ी, उससे ये बनाई जाती थी। इन मोहरों में अधिकतर आप देखेंगे कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये एक श्रृंगी बैल का है, अर्थात यूनिकॉर्न का चित्र आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको वृषभ और अन्य चित्र भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन अधिकतर जो मोहरों पर हमें जो चित्र दिखाई दिया हुआ है वह यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले बैल का चित्र दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त हम मनके देखेंगे, यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं, ये मनकों के हैं। बाट आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। पत्थर के ये फलक है। इसके अतिरिक्त पकी हुई ईंटें, इनका जब आप अध्ययन करेंगे, यहाँ पर जो पकी हुई ईंटें हैं वो सभी 4:2:1 में आपको दिखाई देंगी, सभी का अनुपात सेम है। तो ये विशिष्ट क्या हो गई, पुरावस्तुएं होंगी। और ये जितनी भी पुरावस्तुएं हमें मिली हैं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिली हैं। अब हम चर्चा करते हैं उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र आपको मिलेगा अफगानिस्तान में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बलूचिस्तान में मिलेगा, भारत के गुजरात में मिलेगा, और ये सारे के सारे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद ये जितनी भी हमें विशिष्ट पुरावस्तुएं मिली हैं, जैसे मनके हो गया, मोहर हो गई, बाट हो गए, पत्थर के फलक हो गए या ईंटें हो गई, ये सब एक जैसी हैं और एक कालखंड से संबंध रखती है। वह कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो जितनी भी पुरावस्तुएं हमें मिली हैं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो कि काफी दूरी पर स्थित है एक दूसरे से, और एक निश्चित कालखंड में मिली है। इसीलिए जो पुरातत्वविद हैं हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हड़प्पा नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि 1921 ईस्वी में सबसे पहले जिस टीले का उत्खनन कार्य किया गया था उसका नाम था हड़प्पा, और यही वजह है कि इस सभ्यता के लिए या इस संस्कृति के लिए हड़प्पा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य नामों की। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता की चर्चा की, तो हड़प्पा नाम रखने का इसके पीछे लॉजिक दिया गया है कि 1921 में सबसे पहले जिस टीले का उत्खनन कार्य किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, वह था हड़प्पा, और यही वजह है कि इस सभ्यता का नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। इसका एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके पीछे का जो रीजन है वह है कि सबसे पहले जब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता चला तो अधिकतर जो इसके स्थल मिले हमें वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, और यही वजह है कि इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, 1947 से पहले जितने भी स्थल खोजे गए थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वह अधिकतर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, लेकिन 1947 के बाद की हम बात करें तो जो अधिकतर जो हमें स्थल मिले हैं वह सरस्वती नदी के किनारे मिले, जो लुप्त हो चुकी घग्गर नदी को माना जाता है। इसीलिए जो अधिकतर इतिहासकार या पुरातत्वविद हैं इस सभ्यता को कहते हैं सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, या कुछ इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो हमें उपकरण मिले हैं या औजार मिले हैं वो हमें कांसा नामक धातु के मिले, और कांसा नामक धातु है इसके अंदर तांबे के अंदर टिन या रांगा मिलाकर बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम कांसा नामक धातु। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो उपकरण और औजार मिले हैं वे कांसे के मिले हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में इसके लिए हरिउपिया नामक एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका एक अन्य नाम हरिउपिया हो जाता है। यहाँ पर जो वास्तविक और जो प्रमाणिक नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। सबसे पहले हड़प्पा नामक टीले की उत्खनन कार्य किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया हड़प्पा, और यह इसका वास्तविक और प्रमाणिक नाम भी माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के ऊपर। देखिए, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है।
अलग अलग इतिहासकार या जो पुरातत्वविद हैं, हड़प्पा सभ्यता के टाइम को लेकर उनके अंदर मतभेद है। जैसे सर जॉन मार्शल हैं, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य में रहा। वहीं पर मार्टिन व्हीलर का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में रहा। वहीं फेयर सर्विस का मानना है कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में रहा। हैरास का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 6000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। लेकिन जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति है, उसके आधार पर माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में है। लेकिन वर्तमान में जो अधिकतर जो आधुनिक इतिहासकार है, यह हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वह है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो हम इसी को ज़्यादा राइट मानेंगे। यदि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो वहां पर आप आंसर लिखोगे 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अगर ये ऊपर वाले अगर आपको टाइम पीरियड देंगे तो एग्जाम में प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तब आप आंसर दे सकते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। या रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तब आप आंसर दे सकते हैं 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अभी हमने देखा एनसीईआरटी की बुक में हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड बताया गया है वह बताया गया है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और इसी के आधार पर इस सभ्यता की पुरातत्वविदों के द्वारा 3 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें से पहली है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक चरण था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। उसके बाद में आ जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का वह टाइम पीरियड है जिसमें हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसीलिए इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, उसके बाद में भी हड़प्पा वासियों के द्वारा कुछ गांव और शहरों का निर्माण किया गया, जिसे हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जहां आप मैप में देखेंगे कि जो मैप फर्स्ट है इसमें जो स्थल दिखाए गए हैं ये विकसित हड़प्पा सभ्यता के हैं, और जो सेकंड मैप है इसमें जो स्थल दिखाए गए हैं ये हैं आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन स्थानों पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का जन्म हुआ था, आगे चलकर उन्हीं स्थानों पर विकसित या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है उसका जन्म हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। इनकी जल निकास प्रणाली काफी उन्नत थी। ठीक है, इन्होंने दुर्ग का निर्माण किया। तो ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा, तो इस सभ्यता को डेवलप होने में समय लगा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं, जिनमें इस सभ्यता के समान ही वहां पर मृदभांड मिले हैं या अन्य जो वस्तुएं मिली हैं। तो उन्हें इतिहासकारों ने कहा है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। यह वह समय है जब हड़प्पा सभ्यता अपने आरंभिक चरण में थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। इस टाइम पीरियड में हड़प्पा वासियों ने बड़े बड़े गांवों का निर्माण किया, या फिर यहाँ पर कुछ अर्ध शहरीकरण टाइप के गांव मिलेंगे आपको, अर्ध शहरीकरण टाइप के, जिनमें गांव और शहर दोनों की विशेषताएं हों, इस प्रकार के शहर आपको मिलेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसकी जब हम चर्चा करते हैं, इसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको बड़े बड़े नगर मिलेंगे, उन्नत जल प्रणाली मिलेगी, दुर्ग मिलेंगे। और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में भी जो हड़प्पा वासी है उन्होंने काफी गांव और शहरों का निर्माण किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोथल है, लोथल का जो निर्माण है ये अंतिम समय में हुआ, अर्थात 1900 ईसा पूर्व के बाद में हुआ। तो उस टाइम पीरियड को उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। देखिए जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो इसके नाम के आगे हमने देखा कि इसका जो टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व या 2600 बीसी माना गया है। आप जितनी भी डेट देखेंगे उनके नाम के आगे या तो आपको अंग्रेजी में एडी, हिंदी की बात करें तो ईस्वी, या फिर बीसी या ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा। तो इनका क्या अर्थ होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए शुरुआत में हमने देखा था कि इतिहास का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध होता है, अर्थात एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, और उन ऑर्डर के लिए हमें जरूरत पड़ती है तारीख की, डेट की जरूरत पड़ती है। तो उस डेट का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से किया गया है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हम 0 मानते हैं, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम संबोधित करते हैं ईस्वी के नाम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में 2024 ईस्वी है, इसका अर्थ हो गया
कि ईसा के जन्म के 2024 वर्ष बाद में भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। इसका अर्थ हो गया कि ईसा के जन्म के 1947 वर्ष बाद में। ठीक है, ईसा के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम संबोधित करते हैं ईसा पूर्व के नाम से। फॉर एग्जाम्पल 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, अर्थात ईसा के जन्म के 1500 वर्ष पहले। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, इसका जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था वह माना जाता है 2600 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा के जन्म के भी 2600 साल पहले। यदि वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो वर्तमान में जो डेट चल रही है वह जो चल रही है 2024 ईस्वी, अर्थात ईसा के जन्म के 2024 वर्ष बाद में। और सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वह होता है 2600 ईसा पूर्व में, अर्थात ईसा के जन्म के 2600 वर्ष पहले। और अब चल रहा है 2024, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4624 वर्ष। यदि हम आज से बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग आज से 4624 वर्ष पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईसा के जन्म की जो बात की घटना है उसके लिए हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ईस्वी, अंग्रेजी की बात करें तो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं एडी का, यानी एनो डोमिनी। इसका अर्थ हो गया ईसा के बाद में। ईसा के जन्म की पहले की जो घटनाएं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बात करें तो हम करते हैं बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। आजकल एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है कॉमन एरा। ईस्वी की जगह या एडी की जगह हम कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं, और बीसी की जगह हम प्रयोग करते हैं बीसीए, अर्थात बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं। बीसीए को कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा बीपी, अर्थात बिफोर प्रेजेंट भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी वर्तमान से पहले। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसके विस्तार की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका विस्तार मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में है। दो स्थान है वो आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, एक सोरतगई और दूसरा आपका आ जाता है मुंडीकाक। ये जो दो स्थान है ये आपको मिलेंगे अफगानिस्तान में मिलेंगे, बाकी जो अधिकतर स्थान है वो आपको भारत में मिलेंगे, इसके अतिरिक्त मिलेंगे पाकिस्तान में। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत जो आज़ाद हुआ था वह 1947 में आज़ाद हुआ, और 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत तो इसके दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल खोजे गए थे उनकी टोटल संख्या 40 थी, जिनमें से भी अधिकतर जो स्थान है वो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चले गए थे। भारत के पास केवल दो स्थान रह गए थे, एक रंगपुर गुजरात और दूसरा कोटला निहंग पंजाब। लेकिन 1947 के बाद में भारतीय जो पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जारी रही, और वर्तमान में 1400 से भी ज़्यादा 1400 से भी ज़्यादा स्थान है वो आपको मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनमें लगभग 925 प्लस स्थान मिले हैं भारत में, 475 प्लस स्थान मिले हैं पाकिस्तान में, और दो स्थान है वह मुंडीकाक और जो सोरतगई है ये मिले हैं हमें अफगानिस्तान में मिले। और अभी भी जो पुरातत्वविद हैं वह इस हड़प्पा सभ्यता की जब खोज कर रहे हैं तो हर वर्ष हमें एक दो स्थान इस सभ्यता से संबंधित मिल जाते हैं। भारत के प्रमुख स्थानों की बात करें तो भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ पर रोपड़, बारा, संगरूल प्रमुख है। राजस्थान की बात करें तो इसमें कालीबंगा प्रमुख है। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और मितातल प्रमुख है। गुजरात की हम बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद में सर्वाधिक स्थल जहाँ से खोजे गए थे वह है गुजरात है। तो वर्तमान में सर्वाधिक जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वह किसी स्टेट से मिले हैं तो वह है गुजरात। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। गुजरात का जो काठियावाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रमुख स्थान मिले हैं वे लोथल व रंगपुर है, और गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है यहाँ पर जो हमें प्रमुख स्थान मिले हैं वह देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर मांडा स्थान प्रमुख है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर है, और महाराष्ट्र की बात करें तो प्रमुख स्थान है इनाम गांव या दैमाबाद। अब हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान के प्रमुख स्थान की बात करें तो यहाँ पर जो ये पाकिस्तानी पंजाब है, भारत का जब 1947 में विभाजन हुआ था तो पंजाब प्रांत का भी विभाजन हो गया था, एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया था और एक पंजाब रह गया था भारत में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं, इसमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी प्रमुख है। सिंध की यहाँ पर हम चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चनूदड़ो प्रमुख है। बलूचिस्तान की बात करें तो मेहर, सुतका गेंडर और सुतका कोह प्रमुख है। यहाँ पर जो मेहरगढ़ स्थान है इसमें आपको पाषाण काल से संबंधित भी अवशेष प्राप्त होंगे, इसमें ताम्र पाषाण काल से संबंधित भी अवशेष प्राप्त होते हैं, और इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता से भी इसका संबंध माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की। देखिए, पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह माना जाता था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थल मिले हैं
तो वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वह बढ़कर हो गया 20 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें इसका जो उत्तरतम स्थान है वह माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा नामक एक स्थान है, वह इसका उत्तरतम स्थान माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर नामक जिले में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं इसके दक्षिणतम स्थान की बात करें, जो कि चित्र में दिया हुआ है नहीं, लगभग यहाँ पर होगा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में, और ये प्रवरा नदी है वहां पर स्थित है दैमाबाद। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थान की बात करें तो ये है यूपी के अंदर मेरठ जिले में है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी में है। और सबसे पश्चिमी स्थान की बात करें तो वह है शुतका गैंडोर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक राज्य में स्थित है, और ये दाश्क नदी के किनारे है। यदि हम बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 1400 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें इसकी जलीय सीमा की बात करें तो इसकी जो जलीय सीमा है लगभग 1300 किलोमीटर मानी जाती है। इतने बड़े क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई थी। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी आकृति क्या थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आकृति को आप ठीक से, तो इसकी जो आकृति थी यह मानी जाती है त्रिभुजाकार आकृति मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए 1947 से पहले माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल वह मोहनजोदड़ो है, लेकिन 1947 के बाद में राखीगढ़ी नामक स्थल की जब खोज हुई तो इसका जो क्षेत्रफल है ये मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल है वह है राखीगढ़ी, जो भारत में है। सेकंड नंबर में आ जाता है मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और थर्ड नंबर में आ जाता है हड़प्पा, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। फोर्थ नंबर में भारत में स्थित गणवेरी वाला, और फिफ्थ में आ जाता है धोलावीरा। तो ये 5 सबसे बड़े स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े माने जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता की चर्चा करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जितनी ही पुरानी, विश्व में और भी सभ्यताएं हैं, जिनमें प्रमुख है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमीरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये दजला और फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, और वर्तमान में ये इराक गणराज्य में इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरी जो प्रमुख सभ्यता है वह है मिस्र की सभ्यता है। ये इसका संबंध मिस्र से है, और इसका डेवलपमेंट हुआ था नील नदी के किनारे पर। तीसरी जो सभ्यता है वह चीन की सभ्यता है, जिसका संबंध चीन से है, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वह हुआ था येलो रिवर अर्थात पीली नदी के किनारे पर। यहाँ पर जो तीनों ही सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता के समान ही कांस्य युगीन है। अर्थात यहाँ पर भी जो अधिकतर उपकरण या औजार मिले हैं वह हमें कांसा नामक धातु के मिले हैं, अर्थात इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इन सभी सभ्यताओं के साथ में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, खास करके मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में। और जो व्यापार था, यानी हम बात करें भुगतान संतुलन या प्रॉफिट की बात करें, तो वह हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। और क्षेत्रफल की यदि हम तुलना करें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की सभ्यता को मिला लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था इनसे 12 गुना अधिक विस्तृत था। और यदि हम अकेले मिस्र की सभ्यता की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्षेत्रफल था इससे 20 गुना अधिक विस्तारित था। यहाँ पर हम मैप में चारों सभ्यताओं को देखते हैं। ये चीन में जो स्थित है ये चीन की सभ्यता है, जो येलो रिवर पर स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि सिंधु और सरस्वती इन दोनों की सहायक नदियों पर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह दजला और फरात नामक 2 नदियों के किनारे पर स्थित है, वर्तमान में इराक गणराज्य में है। ठीक है। और यह है मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र में स्थित है, और यह है नील नदी के किनारे पर स्थित है मिस्र की सभ्यता। तो देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित परिभाषिक शब्द, अन्य नाम की, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की चर्चा की। साथ ही हमने चर्चा की कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, और इसकी समकालीन सभ्यताओं की हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ एवं इनके निर्वाह के तरीके। साथ ही मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।